जय हिंद दोस्तों। कल की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक स्पीच दी गई। ये स्पीच राज्यसभा में दी गई थी। राज्यसभा में जब ये स्पीच दी गई तो इस स्पीच के काफी ज्यादा मायने निकाले गए। हालांकि ये स्पीच 25 मिनट की ही थी, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कुछ बातों का जो जिक्र किया गया, उस बातों के बाद में काफी ज्यादा न्यूज सर्कुलेट होने लगी। अनुमान ये लगाए जाने लगे कि क्या देश के अंदर फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कोरोना काल के समय में जो घटना घटित हुई थी उसको याद किया गया और कहा गया कि जो तैयारी हमने कोरोना टाइम पर की थी, यानी कि कोविड-19 के टाइम पर जो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वो सारी की सारी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो सकती है। हमें एक साथ मिलकर के रहना होगा। आप इस न्यूज में देख सकते हैं, डिड प्रधानमंत्री मोदी रियली मेंशन लॉकडाउन इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट ओवर मिडिल ईस्ट क्राइसिस। अब बात यह है कि क्यों लॉकडाउन जैसी सिचुएशन की प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बात की गई थी। क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? इस सब सारी सिचुएशन में अगर इन सारी सिचुएशन का अनुमान लगाया जाए और मतलब निकाला जाए तो मतलब ये है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जो लॉकडाउन के टाइम पर क्राइसिस उत्पन्न हुए थे, जिसमें आप महंगाई को देख सकते हो, महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी थी, कालाबाजारी कितनी बढ़ी थी, ये सारी सिचुएशन से अवगत होने के लिए देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है। अगर प्रधानमंत्री किसी चीज के बारे में संकेत कर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हो कि मामला कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें फिर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा याद दिलाई गई और बताया गया कि हमें एकजुट रहना होगा और ये सारी जो सिचुएशन है उसमें टीम इंडिया की तरह एक साथ रह करके हमें काम करना होगा। अब हम ये सब चीजें जानेंगे कि कौन से 5 बड़े संकट भारत के ऊपर आने वाले हैं ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद में, और क्यों पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के दोनों भारत को परेशान करने में लगे हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, कल की एक खबर जब मैंने आपको सेशंस में बताया था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उनके द्वारा सीज फायर करने को लेकर के बात की गई। उन्होंने कहा कि हम 5 दिन का जो युद्ध विराम है वो करेंगे, लेकिन ये युद्ध विराम करने की जब घोषणा की गई उसके बाद में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस तरह की स्पीच दी गई। क्या जो ये सीज फायर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या उस सीज फायर के कोई मायने नहीं है? सवाल इसी तरह के हर देशवासियों के अंदर खड़े हो रहे हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर भारत के जहाज फंसे हुए हैं, क्या जो भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर आ रहे हैं वो फिर से बंद कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से? क्योंकि सारा का सारा जो मामला है वो है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। ये जो रास्ता है ये 39 किलोमीटर का एक क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट बताया जाता है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। अब जब ये रास्ता बंद हुआ है तब से भारत के भी लगभग इसमें 22 से ऊपर के जहाज जो है ऑयल और गैस के, वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि निकल नहीं पा रहे हैं। दुनिया के सारे जहाज इसी रास्ते पे फंसे हुए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब की हालत में खोल दिया है, लेकिन फिर भी कोई भी जहाज यहाँ से निकलने का रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि जैसे ही अगर कोई जहाज यहाँ से निकलेगा तो हो सकता है ईरान की तरफ से उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाए और ये जो जहाज है फिर से डिस्ट्रॉय हो जाए। हमारे जो 2 जहाज, एक शिवालिक और एक नंदा देवी, जब इस रास्ते से निकल कर आए थे तो अनुमान यह था कि हमारे भारत के अंदर आने के बाद में हमारे जो और जहाज, जो कि 22 जहाज हमारे फंसे हुए हैं, वो बहुत आसानी से निकल कर आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 जहाज जब से आए हैं उसके बाद में से अभी तक कोई दूसरा और जहाज है वो निकल कर नहीं आ पा रहा है। तो क्या ईरान फिर से उसी मोड में आ चुका है कि जहाज को रोका जाएगा और जहाज को नहीं निकलने दिया जाएगा? ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो पैनिक क्रिएट कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप पर, चाहे फिर वो गैस सिलेंडर हो, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ लगने लगी है कि लोग पैनिक कर चुके हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अब पेट्रोल, डीजल और ये गैस सिलेंडर है, इसकी क्राइसिस फिर से उत्पन्न होने वाली है। हालांकि पेट्रोल के जो दाम है वो आज की तारीख में 5 रुपए तक बढ़ चुके हैं, लेकिन जो ये इजराइल है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इजराइल की वजह से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि ईरान के साथ में सीज फायर कर लिया जाए और ये युद्ध को विराम कर दिया जाए। मैंने आपको बताया था अमेरिका के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो युद्ध को बहुत लंबा खींचे। जिस तरह से उसने इराक सीरिया का युद्ध खींचा था, जिस तरह से उसने अफगानिस्तान का 20 साल तक युद्ध खींचा, इतना लंबा ये मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है अमेरिका फिलहाल की हालत में नहीं झेल सकता। अमेरिका जल्द से जल्द चाहेगा कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन इजराइल जो है वो युद्ध खत्म नहीं करना देना चाहता। क्यों नहीं करने देना चाहता? क्योंकि इजराइल का मानना है कि ईरान को इतना ज्यादा खत्म कर दिया जाए कि आने वाले फ्यूचर के टाइम में कभी भी ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने की कभी ना सोचे। इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो और अमेरिका ये चाहता है कि युद्ध आज की तारीख में खत्म हो, क्योंकि वो इस
युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई का सामना कर रहा है। साथ ही ट्रंप के खिलाफ जो अमेरिका है वहां पर बहुत ज्यादा जो है प्रदर्शन होने लगे हैं, उनको हटाने की बात तक चलने लगी है। अभी फिलहाल की हालत में वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और उस मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप का हारने का बहुत बड़ा डर सता रहा है। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, ताकि उनके देशवासियों को वो ये कह सके कि अमेरिका बिना वजह ही इस युद्ध में नहीं घिसा रहा। जो टकर कार्लसन के साथ में इंटरव्यू दिया गया जो कोइंट का, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था कि अमेरिका इस युद्ध में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। लेकिन ये इजराइल जो है, इसने जबरदस्ती ही अमेरिका को इस युद्ध में घसीट रहा है और ट्रंप नेतन्याहू की बात में आकर के अपने आप को और देश को इसमें लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए मैं अब ट्रंप के साथ में बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहता। ये सारी की सारी चीजें जब टकर कार्लसन के द्वारा की गई। हालांकि देश के अंदर इतने ज्यादा संकट अचानक से क्यों उत्पन्न होने लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये स्पीच क्यों दी जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से क्या किया गया, इजराइल ने यहां पर एक साउथ पास आता है और उस साउथ पास के ऊपर हमला किया गया और उस साउथ पास में ईरान का बहुत बड़ी जो रिफाइनरीज थी वो लगी हुई थी, पावर प्लांट जो थे लगे हुए थे। जब ईरान का पावर प्लांट खत्म हुआ तो ईरान के द्वारा जो कतर है उसकी एक सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी जिसका नाम है रास लफान, उसके ऊपर हमला किया गया। जब उसके ऊपर हमला किया गया तो ये जिस तरह से बर्बाद हुई, उसके बाद में दुनिया के अंदर जो गैस क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। और वो बढ़ी इसीलिए क्योंकि आप सोचिए, जहां से दुनिया के अंदर 20% गैस सप्लाई अगर किसी जगह से की जा रही हो और सोचिए वो जगह ही डिस्ट्रॉय कर दी जाए जहां से गैस सप्लाई या फिर गैस सिलेंडर वगैरह जो है दुनिया के अंदर जा रहे हैं, तो फिर किस तरह से महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं जब से रास लफान रिफाइनरी के ऊपर ईरान की तरफ से हमला किया गया था तब से ये क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये सारी चीजों से अवगत कराते हुए ये जो स्पीच है उसमें कुछ बातें इस तरह की गई जो कि काफी ज्यादा सोचने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि कच्चे तेल और एलपीजी के भरे जहाज भारत आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास काफी ज्यादा और बढ़ गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में ये जो जहाज है आते रहें, गैस, तेल, फर्टिलाइजर और हर जरूरत सामान जो जहाज लेकर के आ रहे हैं वो भारत पहुंच जाए, यही हमारी प्राथमिकता है। लेकिन अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो ये सप्लाई संकट जो है उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए हर देशवासियों को इससे अवगत होना होगा और सतर्क रहना होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, ऐसे समय में कालाबाजारी, जमाखोरी करने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो कमाने का एक जरिया ढूंढते हैं। मान लीजिए आज के समय में गैस सिलेंडर बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, एक साथ अपने यहाँ पर जरूरत नहीं है उनका स्टॉक करके रख लेंगे, फिर जब जरूरत होगी तो उनको ज्यादा प्राइस में बेचेंगे। तो इस तरह का काम हमारे देश में कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ था। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आज के समय में भी ये सब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात, मोदी जी का कहना है कि जो राज्य सरकार है वो इनके ऊपर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नागरिकों और पावर प्लांट के ऊपर हमला करने के लिए हम बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देंगे और हम इनका कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे, साफ साफ उनके द्वारा कहा गया। दूसरी बात, ईरान के द्वारा जो ये युद्ध चल रहा है ईरान और मिडिल ईस्ट कंट्री में, उसकी वजह से भारत के ऊपर 5 बड़े संकट सामने निकल कर आ रहे हैं। इन 5 बड़े संकटों में सबसे पहला संकट ये है कि इस गल्फ कंट्री के द्वारा भारत के पास में 20% ऑयल और गैस की जो सप्लाई वो पहुंचती है। भारत अपनी जरूरत का 85% जो है ऑयल दुनिया से बुलवाता है, जिसमें से हम 20% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बुलवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम जरूर करेगी। दूसरी बात, भारत के अंदर आता है रेमिटेंस ये कि भारत के लगभग 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं इन मिडिल ईस्ट कंट्री में ही काम करते हैं। अब इस मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर काम करने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, एक दूसरे के ऊपर हमला किया जा रहा है इन देशों के द्वारा, तो इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब ये नौकरी से जब हाथ धो बैठेंगे तो भारत के अंदर जो ये पैसे कमा करके भेजते हैं, ये पैसे कैसे भेजेंगे? तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए जो विदेशी भंडार आता था, हमारा फॉरेक्स जो आता था, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा है वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारे 1 करोड़ के आसपास लोग इस एरिया में रहते हैं, जिसमें से हमने अभी सिर्फ 3.7 लाख लोग हैं उनका ही रेस्क्यू किया है, वही लोग जो है सही सलामत भारत लौटे हैं। तो अभी हमारे बहुत सारे लोग इस एरिया में फंसे हुए हैं। तीसरी बात, महंगाई का, अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये जो एरिया से देखिए, तेल जब भारत में आएगा तो तेल का प्राइस बढ़ेगा, और जब तेल का प्राइस बढ़ेगा तो जितना भी लॉजिस्टिक है वो पूरा बढ़ जाएगा, जिससे कि महंगाई हर सामान के ऊपर बढ़ेगी, ना सिर्फ ऑयल और गैस, जितना भी जरूरत का सामान है वो महंगा हो सकता है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज के टाइम में देशवासियों से की गई। भारत का $100 बिलियन के आसपास जो व्यापार है
वो इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत का ये व्यापार इस एरिया से काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो। तीसरी बात, ये एक बेतुकी सी बात जो कौन कर सकता है, जिसके घुटनों में दिमाग पाया जा रहा है, जो कि मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया है जिसका कोई ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। आप देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान पर यदि हमला किया तो हम दिल्ली और मुंबई पर हमला करेंगे, उसको निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत के द्वारा इस तरह की धमकी दी गई है भारत के ऊपर। अब आप सोचिए, आपके ऊपर कोई आपका दूसरा पड़ोसी हमला कर रहा है तो आप आपके दूसरे पड़ोसी के ऊपर हमला करोगे, ये कौन सी बात हुई? अगर आपको लड़ना ही है तो आप अमेरिका से लड़िए ना, लेकिन ये अमेरिका से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि क्या है, ये हमेशा से ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अब ईरान के ऊपर जब हमला हो रहा है तो ये ईरान के सपोर्ट में जाकर के खड़े भी नहीं हो सकते। अगर ये ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए तो जो अमेरिका के साथ में इनकी डील चल रही है, क्या डील? लोन लेने की, तो ये लोन कैसे मिलेगा इनको? जो IMF, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनको इतना ज्यादा लोन दिया जा रहा है, ये लोन तो बंद हो जाएगा ना। तो डर इनको इसी बात का है कि ना ये ईरान के साथ में खड़े हो सकते हैं, ना ये अमेरिका के साथ में खड़े हो सकते हैं। अगर ईरान के साथ में खड़े नहीं हुए तो सारे मुस्लिम कंट्री इनसे नाराज हो जाएंगे, और अगर ईरान के साथ में खड़े हो गए तो जो अमेरिका है वो नाराज हो जाएगा, फिर इनको लोन नहीं मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्राइसिस पाकिस्तान के साथ में जूझ रही है। तो ये ध्यान भटकाने के लिए भारत को इस तरह की गीदड़ भपकी दे रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से ये क्लियर कहा गया है, यदि इस बार किसी भी तरह का कोई युद्ध किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो उसे एक्ट ऑफ वार मान करके उसको पूरी तरह से अटैक किया जाएगा, और जो उनका देश है उसको नक्शे से हटाने की पूरी तैयारी राजनाथ सिंह के द्वारा कर दी जाएगी। ये सब कुछ पहले कह दिया गया है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि ये जो युद्ध है कितना ज्यादा चलता है और हमारे देश के अंदर क्या क्राइसिस उत्पन्न होते हैं या नहीं। हमें एक साथ मिलकर के हर इस सिचुएशन से निपटना होगा, फिर से जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है। इसीलिए अब देखना ये होगा कि आगे और क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।